नमस्कार। इस बार ब्रेक लंबा हो गया। मुझे लगता है शायद लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। कुछ पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के कारण वीडियो नहीं बना पाया किसी सुसंगत विषय पे। तो कुछ विषय भी विचार मंथन चल रहा था दिमाग में कि क्या कुछ विषय परिवर्तन किया जाए, क्या अपने इसका जो कंटेंट है, जो पुलिस से रिलेटेड होता है, सामान्यतः लॉ से या लीगल जो प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, लीगल करंट अफेयर्स होते हैं, या जो सामाजिक सरोकार के मामले हैं, क्या उससे हटके थोड़ा सा कोई कुछ करंट अफेयर्स पे, कुछ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं समाज में, वो भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना, क्या उस पर बात की जाए, ये भी सोच रहा था। लेकिन फिर ये हुआ कि चलिए एक फिर से ब्रेक के बाद दोबारा से एक विषय पे बात करते हैं। और वो विषय, हालांकि उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह पॉलिटिकल है, लेकिन मेरा जो मंतव्य है बात करने का वो पॉलिटिक्स पे ना करके उसका पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है, जिससे कि सामान्यतः जो कि मेरा विषय रहता भी नहीं है, अभी तक नहीं है, यद्यपि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ विषयों पर ऐसे भी जो कि पॉलिटिकल अवेयरनेस से संबंधित चीज़ें हों और समाज में और देश में दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बातें की जाएं। लेकिन आज तो फिर सोच रहा हूँ कि बात उस पर करूँ जो कि बैकग्राउंड जिसकी भले ही पॉलिटिकल हो, लेकिन जिसमें जिसके जो लीगल एस्पेक्ट है उसका, उसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि बहुत चर्चा का विषय है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के लिए भी और एक कानून समझने के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका स्वागत करते हुए, अभी हेडलाइंस चली पिछले 2-3 दिन पहले, जो नेशनल हेराल्ड केस है, सब लोग जानते होंगे नेशनल हेराल्ड केस क्या है। वो एक अखबार होता था और एजेएल उसकी कंपनी थी, ओनर कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि जनरली बेसिकली कांग्रेस ने स्थापित किया था बहुत पहले, कभी आज़ादी के समय में, और बाद में नेहरू फैमिली इसके ओनर्स हो गए थे। और भी एक ट्रस्ट बना हुआ था, उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। तो इसको लेके एक मामला अदालत में चल रहा था बहुत दिन से। बात तो 2012-13 की है, 10-12 साल पहले की बात है, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक कंप्लेंट फाइल की थी दिल्ली के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और शायद कंप्लेंट क्यों फाइल की होगी, ये तो जो कानून जानते हैं उन्हें मालूम ही है कि किस तरह से कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। कोर्ट के कॉग्निजेंस के 2 तरीके होते हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट और या तो फिर प्राइवेट किसी कंप्लेनेंट की। तो हो सकता है चूंकि उस समय सरकार यूपीए की थी और नेशनल हेराल्ड केस जैसे केस में जो कांग्रेस इसकी ऑनर थी अखबार की और नेहरू गांधी फैमिली से इसका रिलेशन रहा है, तो संभावना है कि उनको लगा होगा कि शायद एफआईआर नहीं हो पाएगी, या कोशिश की हो एफआईआर ना हो पाएगी, जो भी रीजन रहे होंगे इसके बैकग्राउंड में। उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट की, प्राइवेट के जो कॉग्निजेंस के बारे में सीआरपीसी जो पुराने वाली थी और नया वाला जो बीएनएसएस है, उसमें साफ साफ प्रोविजन है कि कंप्लेंट की कॉग्निजेंस कैसे कैसे ली जाएगी, उसके क्लियर कट प्राविधान है। तो उसमें जो पहले प्रोविजन था वो था पुराने सीआरपीसी का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये था कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 200 था, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। जब कोई कंप्लेनेंट जाएगा तो उसकी एग्जामिनेशन होगी, जो उसके विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा, पूरे के पूरा एविडेंस देखा जाएगा और उसके बाद उनके बयानों को उनसे साइन कराया जाएगा। मजिस्ट्रेट भी साइन करेंगे। अगर उनको लगेगा कि कवरेंस लेने लायक है तो वो या तो उसको पुलिस से इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं, या कंप्लेंट को खुद भी कह सकते हैं कि आप और इन्वेस्टिगेट करिए और एविडेंस लाइए, और या फिर किसी भी एजेंसी से जिसको भी मजिस्ट्रेट समझते हैं कि उचित है उससे उसकी वो जांच करा सकते हैं। ये मोटा मोटा पहले प्रोविजन था। और अगर वो राइटिंग में अगर है तो ये करेंगे, अगर राइटिंग में नहीं है तो उसको राइटिंग में रिड्यूस कराएंगे। अगर उनका जुडिक्शन में नहीं है तो किसी जिस भी कोर्ट के जुडिक्शन में है वहां भेज दिया जाएगा। ये पहले प्रोविजन थे। अब इसका जो कोरस्पोंडिंग सेक्शन है वो सेक्शन है 223 बीएनएसएस का। 223 में जो बाकी सारा कानून यही है प्राइवेट कंप्लेंट से संबंधित, थोड़ा सा एक चेंज आ गया और ये बड़ा महत्वपूर्ण चेंज है। जैसे मैंने शुरुआत में जब अपना शुरू किया था चैनल, तब भी मैंने बताया था जो नए 3 कानून शुरू हुए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से, उनका तो पूरा का पूरा पर्पज है, जो पूरा पूरा मंतव्य है, वो मंतव्य ही ये है कि ना केवल उसमें जो कंप्लेनेंट है उसको प्रॉपर जस्टिस इंश्योर किया जाए, बल्कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी की जाए और साथ साथ एक्यूज को भी फेयर ट्रायल, फेयर हियरिंग का मौका दिया जाए। ये उसकी नए 3 कानूनों की मंशा है। कुछ लोग जो इसके आलोचक हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना रहा है कि 3 नए कानून जो जिस तरह से बने हैं और जो इनकी मंशा है वो बड़ी साफ है। अगर वो लेटर एंड स्पिरिट में लागू हो जाए, भले ही जो 4 साल 2 साल 6 साल लग जाएंगे, क्योंकि लीगल एक जो थ्योरी होती है उसकी ग्रो करने में टाइम लगता है, तो लेकिन ये एक आम आदमी के लिए भी फायदे की कानून सिद्ध होंगे और दोनों पक्षों के लिए भी निश्चित रूप से उनके उनके अधिकार सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें एक ऐसा प्रोविजन जोड़ा गया सेक्शन 223 में बीएनएसएस में,
जो कि एक्यूज के प्रोटेक्शन के लिए था, या प्रोटेक्शन कहे या उसको अगर हम कहें फेयर ट्रायल तो ज्यादा अच्छी शब्द होगा। उसमें लिखा है, एक प्रोवाइजो किया गया है 223 का, और उसमें ये लिखा है कि पहले वो सब लिखा कि अगर वो कॉग्निजेंस लेते हैं उससे पहले और उनको एग्जामिन करेंगे ऑन ओथ कंप्लेनेंट को और उनके विटनेसेस को, फिर राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, ये सब बातें लिखने के बाद उन्होंने पहला प्रोविजन डाला, प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये अक्यूज को जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात की जा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये नया प्रोविजन है। पिछले सेक्शन 200 में ये प्रोविजन नहीं था। तो जो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये पुराने कानून का कुछ ज्यादा नहीं किया, नाम वाम बदल दिया और खाली सेक्शन आगे पीछे कर दिए थोड़ा बहुत रिशफल करके, और उसको एक होता ना ऐसे खंगालना कहते हैं, अच्छे मतलब हिला के उसको करके और नए कानून की बना दिया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत मेहनत हुई है और अभी जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे देखते हैं कि करके, तो बहुत सारे इसमें बड़े फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस वाले भी चेंजेस किए गए। ये जो चेंज हुआ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये एक तरह से अक्यूज को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि उसको ट्रायल के दौरान या पहले वाले कानून में, पहले वाले सीआरपीसी में चार्ज की फ्रेमिंग के दौरान मिलता था। चार्ज की फ्रेमिंग से पहले जो कुछ होता था वो लिखा पढ़ी में उस तरह की चीजें होती थी, कॉपीज का आदान प्रदान और उनके रिटर्न अपनी जो भी चीजें से वो सब चलता था। लेकिन उसको सुनवाई की जो बात की जा रही है यहाँ पे, वो चार्ज की फ्रेमिंग से पहले उसके पास कोई अपनी बात कहने का मौका कोर्ट के पास नहीं होता था। पूरा कोर्ट का डिस्कशन था कि कोर्ट जो भी मटेरियल और रिकॉर्ड है उसको एग्जामिन करे और उसके बाद उसको कॉग्निजेंस ले और प्रोसेस इशू कर दे। अब इसमें लिख दिया नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन, शैल वर्ड है यानी कि बाध्यकारी है। अब ये बाध्यकारी होने का मतलब ये हो गया कि अब हर एक अक्यूज को कॉग्निजेंस से पहले, यानी कि इश्यू ऑफ प्रोसेस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट कहता है कि ठीक है कॉग्निजेंस ली गई, फाइल पे नोट करते हैं जज साहब, और इशू प्रोसेस उसमें समन हो या जनरली बीडब्ल्यू समन्स या बीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है वो जारी करे, उससे पहले भी एक बार सुनवाई का अवसर मिल रहा है। इसके कई सारे, ना केवल अक्यूज को फेयर हियरिंग देने का एक उद्देश्य है, लेकिन एक उद्देश्य इसका जहां तक मेरी समझ में आता है वो ये भी है कि अनावश्यक जो ट्रायल पड़े रहते हैं कोर्ट में, अगर कोई ऐसे मामले हैं, ऐसी चार्जशीट्स आ गई या कंप्लेंट्स आ गई जहां पर कोई मटेरियल ही नहीं है, प्राइमा फेसाई ही केस नहीं बनता है, तो उसको बजाय इसके के लिंगर होम करना और सालों साल बाद तक चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं और फिर ट्रायल चल रहा है कई साल बिना वजह पड़े हुए, उनको ऑन द वेरी फर्स्ट हियरिंग या वेरी फर्स्ट इंस्टेंस उनके बारे में डिसीजन हो जाए, और अगर वो स्टैंड नहीं करते तो उनको समाप्त कर दिया जाए। ये भी शायद इसका एक उद्देश्य डेफिनेटली रहा है लेजिस्लेचर का इसके पीछे। तो खैर, ये जब हुआ तो इसकी कॉग्निजेंस और ये सब चलता रहा। अब इसमें बहुत सारे सवाल भी आपको आएंगे जो किसी को भी उद्वेलित कर रहे हैं, एक आम आदमी की तरह। मुझे भी असल में जो प्रेरणा मिली थोड़ी सी केस के बारे में बात करूं तो वो इसीलिए मिली कि जब 12-13 का मामला था और 25 में जाके फैसला हो रहा है, जिसमें कि एक टेक्निकल ग्राउंड पे श्रीमती सोनिया गांधी जी को और श्री राहुल गांधी जी को, जिसको के मीडिया में राहत कहा जा रहा है, वो राहत क्या ये कहिए, उसको उसका फायदा मिला है कानून का, वो टेक्निकल ग्राउंड पे मिला है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को, तो मुझे लगा कि कम से कम मेरे जो अपने जो श्रोता हैं, जो दर्शक है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, और जो मेरा अपना परिवार है, उस तक तो ये बात पहुंचे कि ये क्या है और उसमें टेक्निकल कहाँ कमी रही। तो जो हमारे पुलिस के साथी हैं उनको तो ये लाभ होगा इसको पूरी वीडियो सुनने से कि वो अगर ऐसी कोई चीज़ आती गलती नहीं करेंगे, और जो बाकी सामान्य हमारे जो सम्मानित हमारे सदस्य हैं परिवार के, उनको भी पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है समाज में। एक डिस्कशन का अच्छा चर्चा का विषय है। तो 12-13 साल तो चला, उसमें ये भी देखा जा रहा था कि जो कंप्लेनेंट थे वो ऑफ लेट काफी स्लो हो गए थे, चूंकि इसमें लिखा है ना कि कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेंगे उन्होंने, फिर उनके विटनेसेस को करेंगे, उनसे एविडेंस लेंगे, वो सारा एविडेंस वगैरह चलते चलते 12 साल हो गए। इसी बीच में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अदालत ने ईडी को एक आदेश दे दिया कि आप इसकी जांच करिए, क्योंकि मामला जो शिकायत थी, जो आरोप लगे थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थे कि नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कुछ गलत तरीके से ट्रांसफर करके और मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयास किया गया, इस तरह के उसमें आरोप थे। अब ईडी भी उसकी जांच कर रही है, बहुत दिनों बाद उसमें चार्जशीट फाइल होती है। इसी बीच में एक आदेश आ जाता है, एक जजमेंट हो गया ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं होगा, प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है जो कि ईडी का जो एक्ट है जिससे ईडी स्थापित हुई, जो जिन जिन मामलों में वो कॉग्निजेंस ले सकती है, यानी कि जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, अगर वो जिस सब्सटेंटिव ऑफेंस, अगर कहीं प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है जो दर्ज ऑफेंस है,
अगर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास वो दर्ज ऑफेंस नहीं है तो ईडी उसको किसी प्राइवेट कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। तो जजमेंट आ गया, उसके बाद भी जांच जारी रही ईडी की। और जो यहाँ पर जो जुडिशनल कोर्ट था जिसने जहाँ पे चल रहा था मामला, उन्होंने भी इसके बारे में जो भी किया होगा, जो भी सोचा होगा, उन्होंने भी कुछ तत्कालिक कार्रवाई नहीं की और ये मामला चलता रहा। जुलाई 2025 में इसकी सुनवाई पूरी हो गई। जो भी कहना था, डिफेंस की तरफ से बहुत बड़े बड़े नामचीन वकील खड़े किए गए और अब जाके कोर्ट ने कह दिया टेक्निकल ग्राउंड पे कि साहब ये मामला नहीं बनता है, ये कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं है। इसको कहते हैं प्री कॉग्निजेंस हियरिंग। और ये प्री कॉग्निजेंस हियरिंग का जो अवसर मिला, जो इसका ऐसा मौका मिला जबकि प्री कॉग्निजेंस लेवल पे इसका लाभ दिया गया, वो इसलिए मिला क्योंकि नए कानून में इस तरह का प्रोविजन किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो नए कानून के अंतर्गत जो प्रोविजन बना उसमें सुनवाई का अवसर मिला। अदरवाइज अगर पुराना कानून होता तो चलता रहता, चार्ज फ्रेम होता, जब कुछ साल बाद मौका आता, उससे पहले तो बहुत कुछ हो चुका होता है, प्रोसेस इशू हो जाता है जिसमें कि अपीयरेंसेस होती हैं, समन के बाद नहीं आए तो फिर बीडब्ल्यू, फिर एमबीडब्ल्यू, फिर उस पर जमानत करानी पड़ती है। बहुत बेसिकली बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है। अब आप समझ रहे होंगे, मैं अपने खुद कहना नहीं चाहता इस तरह की चीजें, लेकिन जो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, इस तरह के लेवल की जो कार्रवाइयां होती हैं, जो देश के शीर्ष राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं किसी पार्टी के हों, तो उनके द्वारा की गई या उनके विरुद्ध की गई जो कार्रवाइयां होती हैं, उनमें दंडित करने के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, उसके पीछे छुपे हुए हिडन एजेंडा होता है। तो इसमें यह भी था कि तब तक फ्रेम करने, चार्ज फ्रेम होने तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। तो अब ये सुनवाई का अवसर मिल गया और इस लेवल पे टेक्निकल ग्राउंड पे ये डिसाइड हो गया मामला। कोर्ट ने फिर वही कहा कि चूंकि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं है। हालांकि इस बीच में ईडी ने एक काम किया कि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू में एक एफआईआर करा दिया अपनी तरफ से, चूंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें था कि प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। प्रेडिकेट ऑफेंस तब होता है जबकि किसी एजेंसी के पास रजिस्टर्ड होता है, प्राइवेट कंप्लेंट पे ईडी जांच नहीं कर सकती, इस तरह का कानून आ गया था। उस कमी को दूर करने के लिए संभवतः ये एक कदम उठाया गया कि ईओडब्ल्यू में उसको रजिस्टर करा दिया गया। खैर, इस आदेश के विरुद्ध अभी ईडी जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। अब उसके आधार क्या हैं वो तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, बाद में पता चलेगा। लेकिन सवाल है कि जो मुझे आपसे बात करने का जो मन हुआ वो इसलिए हुआ कि कानून की इन बारीक चीजों को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया और कोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर लिया गया। तो ये कैसे संभव हुआ? मेन क्रक्स मेरे संवाद का ये है। शुरुआत तो मैं इससे करना चाह रहा था, इस प्रकरण से जो हुआ। तो इसमें मुझे ये लगता है कि बहुत बार हम लोग सुनते थे, जब सेवा में थे तब शायद इन बातों को ज्यादा हृदय से महसूस नहीं करते थे, लेकिन जैसे फिर बाद में सीनियर होते गए, मैच्योर होते चले गए और एक डिटैच्ड व्यू होना शुरू हो गया। जब जिलों से हटे, एक्टिव पुलिसिंग कह दीजिए या कहिए कि जो मेन लाइन पुलिसिंग है, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग, उससे हटके जब आप बाकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग्स में होते हो तो आपका एक ज्यादा डिटैच्ड व्यू होता है। और उससे ज्यादा डिटैच्ड और एकदम एब्सोल्युटली डिटैच्ड हो जाता है कि वंस यू आर रिटायर्ड, तो उसके बाद चीजें, जो आपका चश्मा है वो शायद ज्यादा साफ और देखने लगता होगा, ऐसा कुछ होगा तो और ज्यादा पता चलता है। तो पता ये लगता है कि जो पहले कभी कभी सुनते थे और उस बात को हम लोग अन्यथा ले लेते थे कि अलग अलग लोगों के लिए कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है अलग अलग तरह से होता है। कुछ लोग कहते थे कि दो तरह के कानून तो दो तरह के नहीं होते, कानून तो एक तरह का ही होता है, लेकिन कानून का जो प्रभाव है वो ये बात है कि अलग लोगों के लिए एक सेट ऑफ या क्लास ऑफ पीपल है, एक ऐसे लोग, उनके लिए अलग तरह से लागू हो जाता है और एक दूसरा सेट ऑफ पीपल है, उनकी तरह से अलग लागू हो जाता है। इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, इससे फिर कोई मना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानून की जो पेचीदगियां हैं, कानून में जो डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, कानून में जो बहुत सारे, एक बहुत बड़ा प्लेथोरा है। पूरा कानून मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब भरा पूरा वन की तरह से है। इतने सारे कानून, इतनी किताबें, इतने एक्ट, इतनी धाराएं, इतने प्रोविजंस, इतने केस लॉ, तो उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन। एक ही बेंच में 5 जजेस बैठे होते हैं, पांचों का अलग अलग व्यू होता है। बहुत ही लाइवली एवर ग्रोइंग साइंस है कानून। तो उसमें उसको इंटरप्रीट करना और उसमें अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करना, फिर कानून कोर्ट के सामने उसको रखना और कोर्ट को कन्विंस करना, ये ही तो एक अच्छे लॉयर का काम है। तो अगर अच्छे लॉयर कोर्ट को मिल जाते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उन मामलों में कानून ने अलग तरीके से काम किया, जो कि एक आम आदमी के मामले में कानून उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। लेकिन कई बार जिनको खास कह दीजिए या प्रभावशाली कह दीजिए, या मैं जो उसका पहले टाइटल ही रखना चाह रहा था कुछ और, एक कहावत सुनी होगी बहुत लोगों ने बचपन में कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो जो समर्थ मतलब समर्थ लोग जो होते हैं, उनकी क्षमता कानून के इंटरप्रिटेशन का लाभ लेने की निश्चित रूप से ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत विद्वान अधिवक्ताओं को एंगेज कर सकते हैं, बहुत हाईलाइटेड मैटर्स मिल जाते हैं
उसी तरह की चीज एक आम आदमी के साथ हो या पता भी नहीं चलती। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा किसी भी फील्ड में कोई नामचीन नाम है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे खेल की दुनिया में हो, तो उसे एक अलग तरह का टेंशन मिलता है। तो वहां पे कभी कभी ऐसा लगता है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है कानून का, ऐसा महसूस होता है कि वो क्या अलग तरह से तो नहीं हो रहा है। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ये तो मैंने एक केस दिया, क्या जो ये प्रोविजन है इसका लाभ कानून में लिखा हुआ है, लेकिन इतने समय बाद तक उसको टालते रहना, करते रहना, फिर जुलाई में सुनवाई पूरी, फिर रिजर्व जजमेंट, क्या इस तरह के बेनिफिट्स हम लोग अपने कानून में सबको दे पाएंगे? ये सारा है। कई बार तो लगता है कि बहुत मतलब जो स्थिति है, एक एक नहीं है, एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनमें कि डिस्क्रिशन जो है, जो कोर्ट का डिस्क्रिशन है या कानून का डिस्क्रिशन मुझे कहना चाहिए, नोट कोर्ट, वो समर्थ व्यक्ति के फेवर में जाता हुआ दिखता है। ऐसा बहुत मामलों में होता है। एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको भी हाल का, जिसमें दोनों साइड पे ये बात आई है। सुशांत सिंह मर्डर केस के बारे में तो बड़ा चर्चित केस रहा है, 4-5 साल पहले कोविड के टाइम में हुआ था। और फिर वो मर्डर था कि आत्महत्या थी, जो भी था, लेकिन उसको रजिस्टर्ड किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और बहुत दिनों की मशक्कत के बाद उसमें कोई इसको मतलब उसमें एफआईआर लग गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो फिर नीचे से होता होता अब उसमें क्या हुआ है, जो लेटेस्ट हुआ है 3-4 दिन पहले, कि मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसमें एक टिप्पणी की है और जवाब मांगा है कि आप पहले तो ये बताइए, मुंबई पुलिस से पूछा है कि पहले तो आप ये बताइए कि ये केस अभी ओपन है कि बंद हो गया। नंबर 1 तो ये बताइए। नंबर 2, 5 साल तक आप डॉक्यूमेंट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और जिस तरह की टिप्पणी और रुख को माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का दिखा है, उससे ऐसा लगा है कि शायद ये केस, शायद क्या पूरी संभावना है कि रीओपन होगा। अब यहाँ पे फिर वही वाली कहावत आ जाती है। ये रफा दफा क्यों किया गया, सबको पता है, पब्लिक नॉलेज है। जिस तरह के नाम इसमें आए थे, जिस तरह का ड्रग कार्टेल की बात उस समय चली थी, बहुत सारे बॉलीवुड के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके रिलेटिव, उनके बच्चे, वो सब आज भी वीडियो, वो सब खबरें सबकी आंखों के सामने दृश्य घूम जाते हैं। इसमें किसी अलग से साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल भी इसमें कई नाम आए थे। क्या इसी वजह से इसको रफा दफा करने की कोशिश की गई थी या किया गया था कि कुछ इसमें चूंकि इस तरह के लोग हैं जिनके लिए कानून एक डिस्क्रिशन का फायदा उनको मिल जाता है, कानून की या कानून की जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उनके फेवरेबल इंटरप्रिटेशन का फायदा उनको मिल जाता है। एक तो ये, लेकिन दूसरी तरफ इसी मामले में चूंकि सुशांत सिंह की जो फैमिली है उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए कि वो अभी तक भी उसमें संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। अब वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो भी समर्थ हैं, वो भी समर्थ हैं, इसलिए वो इस लड़ाई को वहां तक ले गए हैं। आगे क्या होगा देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये कि किस मुकाम पे पहुंचती है। कई बार महसूस होता है कि आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल जाता है, रात को बहुत चर्चा का विषय रहता है। मैं अभी मीडिया में सुनता रहता हूँ, उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कोई एक तथाकथित आंदोलनजीवी हैं, समाज सेविका, उनको राहत मिल जाती है कोर्ट के बाहर से। तो कभी कभी ना ये कचोटती हैं चीजें एक आम आदमी को। मैं आम आदमी की भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक उसी मेंटल फ्रेम में जाके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कचोटती सभी को है। आम आदमी से मेरा मतलब है हम लोग भी आम आदमी है। आम आदमी से मतलब वो नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम पंक्ति में अंत में खड़ा हुआ है, वो भी, हम भी, सभी लोग आम आदमी है। कोई भी वो व्यक्ति जो खास नहीं है, वो आम ही है। तो वो जो एक कॉन्शियस होती है, जो इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस है, जो इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस है और जो एजुकेटेड कॉन्शियस है, वो सवाल करती है कि ऐसा क्यों होता है। हर मामले में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जस्टिफिकेशन है कि सब उन्होंने अच्छे लॉयर्स कर लिए होंगे, वो अपनी बात कहने में, समझाने में सफल रहे, सब बातें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कचौटती तो है। समाज की जो सोशल कॉन्शियस है उसको चैलेंज तो करती है। सुना होगा आपने, एक उपहार सिनेमा का अग्निकांड हुआ था बहुत दशकों पहले, कि हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे उन दिनों, तब की बात थी। कितनी कार्रवाई हुई उसमें। क्या एक आम आदमी अगर किसी के साथ छोटा सा भी गुनाह कर देता है तो बहुत महीनों तक उसकी जमानत नहीं होती। अभी आपने सुना होगा तमिलनाडु में एक एक्टर विजय हैं, उनकी एक रैली हुई थी। मैंने बल्कि शॉर्ट्स बनाए थे, जो शॉर्ट वीडियो 2 उसके ऊपर काफ़ी आप लोगों का प्रेम मिला उसमें, देखिए आप लोगों ने। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ चल रहा है, अभी तो 4 एक महीना हुआ है। वो मामला कहाँ है, कैसे है, कुछ अभी आइडिया नहीं है, कुछ में कार्रवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अभी IPL में जब बेंगलुरु की टीम जीती थी और उसमें भगदड़ हुई थी, तो उसमें CP को सस्पेंड कर दिया गया था और कई सारे और अफसर सस्पेंड कर दिए गए, सस्पेंड हुए, वो सब हुआ, वो सब खत्म। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई आयोजकों के विरुद्ध, हुआ नहीं हुआ। क्या लगता नहीं है, लगता नहीं है कि अगर एक आम आदमी से भी सभी ये चीज़ें होती हैं, तो क्या उसके प्रति जो एजेंसीज हैं या जो हमारी मशीनरी है, पूरी की पूरी मशीनरी इंक्लूड्स एवरीवन, क्या उनका ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है? एक धार्मिक आयोजन में मुझे याद आ रहा है, कासगंज की बात है,
कुछ 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल 3 साल पहले, उसमें काफ़ी सारे लोग मर गए थे। गिनते जाइए, पुलिस हो या लीगल फ्रेटर्निटी वाला हो, पॉलिटिक्स हो, धार्मिक नेता भी आजकल बहुत बड़ी प्रेशर ग्रुप हो गए हैं। पीठाधीश्वर वगैरह जो होते हैं, आप सुनते रहते होंगे, हरियाणा के एक हैं महन जी, महाराज जी एक हैं, उनको पैरोल मिलता रहता है साल में कई बार। अभी निठारी का कुछ दिनों पहले फैसला आया था, वहाँ सब बरी हो गए। अब वो सवाल है कि 20-25-30 जो कंकाल मिले थे, जो बच्चे जो मारे गए, उसको फिर किसने मारा? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। आरुषि का ऐसे ही हुआ था, विजय माल्या भाग गए हजारों करोड़ रुपए लेके, पार्टी करते रहते हैं लंदन में, वो आती रहती है खबरें समय समय पे। मेहुल चोकसी को एक्स्ट्राडिशन की बात करीब 3 साल से चल रहा है कोर्ट में, वहाँ पे अभी तक तो कुछ रिजल्ट आया नहीं है। नीरव मोदी है एक, वो भी बैंकों का बहुत सारा पैसा वैसा लेके निकल गए। अभी ये गोवा में एक अग्निकांड हुआ था, जो नाइट क्लब में हुआ था, उसके जो दोनों मालिक थे वो भाग गए थे दुबई। और मजे की बात है कि जिस समय इंडिगो में क्राइसिस चल रही थी, उस समय उनको फ्लाइट मिल गई। वो तो बाई चांस थाईलैंड के साथ हमारे चूंकि मित्रवत संबंध हैं, और वहाँ पे मामला थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, और फ्रेश मामला था, इसलिए उनको वहाँ से एक्स्ट्राडिशन हुआ है, वो वापस आ गए हैं। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है उनके खिलाफ, कहाँ तक जाता है मामला। मुझे याद है कि जब हम लोग एसएसपी होते थे जिलों में, तो एक प्रोविज़न होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी एसएसपी तीनों मिलके एक त्रैमासिक जेल का निरीक्षण करते हैं। उस जेल के निरीक्षण में जितने भी अंडर ट्रायल्स होते हैं और कन्विक्ट, दोनों अलग अलग हाथे होते हैं सबके, उसमें वो सब बैठ जाते हैं, उनसे वहाँ जाके पूछा जाता है कोई किसी की समस्या तो नहीं है। बेसिकली वेलफेयर पर्पज से है वो, कैदियों का वेलफेयर। वहाँ मुझे अच्छे से याद है, हालांकि मैं उस समय समझता नहीं था इन चीज़ों को, और चूँकि वो जैसे मैंने बताया ना, चूँकि आप उस समय जब टेबल के इधर बैठे होते हैं तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, और टेबल के उस तरफ चले जाते हैं तो सोच में भी निश्चित रूप से एक परिवर्तन आता है, चश्मा थोड़ा और साफ हो जाता है देखने का। तो सैकड़ों की संख्या में हमें याद है अच्छे से, ऐसे लोग मिलते थे वहाँ बैठे हुए, जो 4/25 आर्म्स एक्ट, 5/25 4/25 में चाकू, 5/25 में तमंचा, या और छोटा मोटा 10 ग्राम 20 ग्राम गांजा चरस, इस तरह के तमाम बिल्कुल गरीब टाइप लोग उस तरह बैठ पूछते थे कि तुम यहाँ पे क्यों हो, जमानत क्यों नहीं करा रहे हो, तो उनके पास जमानत ही नहीं होता था, ये जवाब मिलता था, या पैसे नहीं है वकील साहब को देने के लिए। फ्री लीगल एड के बारे में उन्हें पता नहीं है। और सैकड़ों, एक तो मैं एक आध जेल की बता रहा हूँ, कितनी सारी जेलें, कितने सारे लोग हैं। रस्म अदाई के लिए कभी कभार 15 अगस्त या 26 जनवरी को थोड़े से लोगों को, उसका भी एक मानक है, क्राइटेरिया है, वो जेलों से मुक्त किया जाता है। बाकी जेलें भरी पड़ी हैं, सरकार और समाज और हमारे जैसे टैक्स पेयर्स के ऊपर वो बोझ हैं, लेकिन उनके रिव्यू की कोई स्थिति, कोई व्यवस्था नहीं है कि कौन कितने गंभीर अपराध में बंद है। अभी तो नए कानूनों में वैसे इसके लिए प्रोविजन किया है कि अगर, एक मैंने बताया था, वीडियो बनाई थी, कि फर्स्ट ऑफेंडर अगर जो होता है, पहला जुर्म अगर कोई करता है, तो उसके लिए रिड्यूस्ड पनिशमेंट है इस तरह की। और अब उसमें वो भी बनाया है कि अगर कोई जेल में रह के अंडर ट्रायल एक सर्टेन पीरियड ऑफ टोटल पनिशमेंट जो भी इसमें अवॉइडेबल है, उसको अगर काट लेता है, तो उसको छोड़ने की प्रोविजन सारे सारे किए गए हैं। अब वो कब तक आएंगे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे, कब तक उनका बेनिफिट लोगों को मिलना शुरू होगा, वो देखने की चीज़ होगी। लेकिन आम आदमी तो जैसे रोजमर्रा को शायद ये बातों का जवाब भी, मतलब मुझे भी लगता है कि अगर शायद इस तरह के हाईलाइटेड केस ना होते, 2-4 चुके लगातार हुए, है ना, एक सीक्वेंस सा हुआ, एक कड़ी सी बनी लगातार, फॉलो तो मैं वहीं से कर रहा था, एक्टर विजय की रैली से और आईपीएल वाले घटना से। यूं तो पूरे जीवन मेरा इसी उसमें गुजरा है, जहाँ पर मैं कोई ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्लीन चिट दे रहा हूँ सिस्टम को या खुद को, कि कभी ऐसा हमने नहीं किया होगा, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा हमारे सुपरविजन में, या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, या रेंज में, या जोन में, जहाँ के डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रोविजंस ना हुआ हो। नोबडी कैन क्लेम दैट। लेकिन एक एजुकेशन पर्पस से जो मैं आज से संवाद कर रहा हूँ, उसका क्रक्स ये है कि आम आदमी तो शायद इन बातों की तरफ ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि वो तो अपने बिजली, पानी, अस्पताल, पुलिस के संबंधी मामले, रोजगार, इन्हीं में उलझा रहता है। और जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह के डिलेज होते हैं, 12-13 साल बाद ये पता चलता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे सो कॉल्ड रिलीफ या उसका बेनिफिट मिल रहा है किसी एक आरोपी को, इन बातों से उसको सरोकार भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, और ना ही उसके सरोकार की किसी को चिंता भी होती है। मेरा उद्देश्य इसका बात करने का ये है कि एक चर्चा का विषय बने, चूँकि हम लोग सब जागृत अवस्था वाले प्राणी हैं, जागृत मानसिकता वाले लोग हैं, तो एक चर्चा तो होनी ही चाहिए। समाधान भी एक बात की चीज़ है, समाधान भी निकलता है चीज़ों का, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो होनी चाहिए। तो ये बात, पर्पज़ ये था कि 2 पर्पज़ थे इसके, जो मेरे जो 2 संदेश हैं, 2 मैसेज हैं। एक मैसेज ये है कि
पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ये होता है हमारे ना, इसमें जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं, जो खासकर साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका ऑफ कोर्स, कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, लाइन लंबी लगी हुई है, तो वहाँ पे ये डिस्क्रिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और डिस्क्रिशंस ऑलवेज एंड्स अप इन डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिशन और डिस्क्रिमिनेशन का बड़ा सीधा सीधा फार्मूला है, संबंध है। तो लेकिन हमें पता होनी चाहिए, मालूम मालूम चलते रहना चाहिए बातें, कि एक चर्चा तो हो, विषय तो मिले कि कैसे हो रहा है, और यानी कि ऐसे लोग जो सिस्टम की बारीकियों का या उसकी कमजोरियों का या उसके डिस्क्रिशंस का अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए है अवेलेबल। और दूसरा ये था कि जो नए कानून हैं उनमें जो बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं, अब ये बहुत सारा ऐसा मैंने पढ़ा है, पूरा जितना भी तीनों कानूनों को जानकारी की है, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अलग अलग हमें अलग अलग समय पे लगेंगे, कि कहीं पे वो एक्यूज को फेयर ट्रायल की बात करते हैं, कहीं कंप्लेंट के हाथ मजबूत करते हैं, कहीं पुलिस को बहुत पावर्स दिए हैं उन्हें, पुलिस को बहुत सारी डिस्कशंस दी हैं। तो ये मुझे बताना, खासकर जो कानून की चीज़ों में थोड़ा सा रुचि रखते हैं उनको बताना आवश्यक था, कि अगर कोई कंप्लेंट केस है, एफआईआर नहीं हुई है, मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल की जाती है, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट की कॉग्निजेंस यानी कि इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ समन्स और वारंट से पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एक्यूज्ड है उसको राइट ऑफ बीइंग हर्ड मिले, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी जल्दी मिलते रहा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।